हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखो, आज अपना लास्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने सबसे पहला पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर अपन ने पढ़ा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, फिर अपन ने पढ़ा था पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद अपन ने रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर पढ़ा, फिर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, और अब अपन ने पढ़ा हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी और चारों आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, और फोर्थ वन आज है। तो हिमांक में अवनमन बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, फिर हिंदी में भी लिखा हुआ तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। The temperature at which vapor pressure of liquid state is equal to their ठीक है solid state vapor pressure known as a freezing point of that liquid। ठीक है, यानी कि किसी भी द्रव का, ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए अपन बात करें द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट। मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो उसके लिए अपन बात करें तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, उसी की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर। यानी कोई लिक्विड है, ठीक है, उसकी सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो उसकी लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, इट मीन्स वो उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, द्रव अवस्था का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाए। उसकी मतलब किसकी, द्रव की। जिस द्रव के लिए अपन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पदार्थ के लिए, कोई भी लिक्विड के लिए अपन बात करें, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उसके लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था गतिक साम्य में होती है, यानी कि सॉलिड फेज, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, प्रावस्था यानी फेज, और लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो गतिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के हिमांक पर, ठीक है, इट मीन्स आपके पास मान लीजिए यहां पर ये पानी भरा हुआ है और ये ऊपर बर्फ भरी हुई है, बर्फ जमी हुई पानी के ऊपर। ठीक है, आपको पता है बर्फ तैरती है पानी के ऊपर, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अब आफ्टर टी टाइम, मतलब 1 घंटे बाद आपने देखा कि अभी भी उतना ही जल है और उतना ही बर्फ है। इसका मतलब यहाँ पर बर्फ से जल और जल से बर्फ दोनों ही बन रहे हैं, तो इसे अपन कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ होता है। ठीक है, तो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज किसमें है, ठोस प्रावस्था या द्रव प्रावस्था दोनों ही। किसी भी सब्सटेंस के लिए हम बात करें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर वो किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। और कौन सा इक्विलिब्रियम होता है आपके पास, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम जिसे अपन बोल सकते हैं। अब अगर किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग होता है, हिमीकरण होता है, तो क्या शर्त होनी चाहिए बेसिकली, कि उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर। कोई भी सॉल्वेंट है उसकी सॉलिड फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर है उसके बराबर अगर उसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका हिमीकरण हो जाएगा। ये इसके लिए आवश्यक शर्त होती है। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पर डेफिनेशन के बाद चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। जैसे अपन ने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में किया था, वैसे यहाँ पर अपन एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया कि लेट अस कंसिडर दैट टीएफ नोड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, TF नोड, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का अपन ने मान लिया। TF, T यानी टेम्परेचर, अगर B लगाया था तो बॉइलिंग पॉइंट था, F लगाया तो फ्रीजिंग पॉइंट है। अपन ने वहां पर बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां पर B यूज किया था अपन ने, ठीक है, TB लिखा था अपन ने, ठीक है। तो यहां पर TF क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, या फिर यूं लिख देते हैं अपन व्हेन नॉन वॉलेटाइल, जो कि लास्ट टॉपिक में अपन ने ये किया था, अवाष्पशील विलेय मिलाया था तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। यहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा। व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर अपन एक ग्राफ बनाते हैं जो कि अपन ने पिछले टॉपिक में भी बनाया था ऐसा ग्राफ। ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक्सिस है, ये वेपर प्रेशर वाली एक्सिस है, ठीक बात है। अब यहां पर ये ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो, यहां पर वेपर प्रेशर अलग है, यहां पर वेपर प्रेशर अलग है, ये वेपर प्रेशर वाली एक्सिस है, ये टेम्परेचर वाली एक्सिस है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये TF नोड है और ये TF है। इट मीन्स मेरे पास यहां पे जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक बात है। अब देखो, इस ग्राफ से अपन को क्या देखने को मिला, टेम्परेचर एक्सिस पे आप देख रहे हो कि TF नोट की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर डेल्टा, जैसे अपन ने वहां पर TB निकाला था, वैसे यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, TF नोट माइनस TF, ठीक है। अब देखो, सेम as boiling point, same as elevation in boiling point, क्वथनांक में उन्नयन के समान ही यहां पर भी क्या होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयनों के लिए हम लिख देंगे डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा सेम वैसा ही चल रहा है, TF बराबर अब क्या लिखेंगे, यहां पर वहां पर KB आया था, यहां पर क्या आ जाएगा, KF मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना जानते हो। मोलैलिटी में आपने M इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़ा था उसमें भी, तो यहां पे मैं वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखो, डेल्टा TF इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, KF N2, सेम फॉर्मूला आपने पढ़ा था, W2 N2 1000 अपॉन M2 इंटू W1। इस फॉर्मूले से आप 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो। M2 का फॉर्मूला बना लोगे,
डेल्टा टीएफ का तो है से केएफ का फॉर्मूला बन जाएगा। अब W2 क्या है बताने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में काम में लेंगे, आपको पहले न्यूमेरिकल कराए थे वहां भी आपको पता होगा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में भी। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, M2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, W1 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ऊपर 1000 लगा हुआ है, अगर किलोग्राम होता तो भी 1000 की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके मेन इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कैसे कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा, जब अपन किसी भी मान लीजिए कि पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हमारा वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस मोस्टली। वैसे तो प्योर वाटर के लिए -4 या 4 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसा पढ़ते हैं, बाकी 0 डिग्री सेल्सियस आइडियल कंडीशन में मान के चल रहे हैं अपन। इसका मतलब हो गया 273.15 केल्विन। कोई भी आपका सब्सटेंस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कब कम होगा, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, अभी अभी आपने पढ़ा था कि कोई भी लिक्विड कब फ्रीज होता है, कोई भी सब्सटेंस कब फ्रीज होता है, जब उसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक बात है। तो यहां पर क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इट मींस अब उसके प्योर सॉल्वेंट जो है उसका सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है उसके बराबर ये कम टेम्परेचर पे आ गया। जब ये कम टेम्परेचर पर, ठीक है, कम टेम्परेचर पर उतना वेपर प्रेशर कर लेता अपना जितना वहां पर रिक्वायरमेंट है, तो कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाया तो कम टेम्परेचर पे इसकी फ्रीजिंग हो गई, हिमीकरण हो गया। इसकी वजह से अपन कहेंगे कि यहां पर इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डेप्रेशन हो गया, मतलब कमी हो गई, ठीक है। तो देखो बच्चों याद रखना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होती है, कमी होती है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। उसका कारण क्या है कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें एलिवेशन इसलिए होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी लिक्विड तभी बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए। वेपर प्रेशर वहां पर कांस्टेंट रहता है, यहां पर वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। वेपर प्रेशर देखो आप अलग अलग है, सॉल्यूशन के लिए अलग है, सॉल्वेंट के लिए अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि हमारे पास वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है, और वेपर प्रेशर में जैसे कमी होगी तो कम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट है हमें कि सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर आना है, तो वो कम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब अपन इसके कल न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, ठीक है। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, साफ साफ दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। अब इससे M2 का फॉर्मूला आप चाहो तो बना सकते हो। क्या होगा M2 का फॉर्मूला, M2 इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि सर KF क्या है। तो देखो KF का नाम क्या है, मोलल, वहां पर KB का नाम क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहां पर हो जाएगा मोलल फ्रीजिंग मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे इसको मोलल अवनमन और हिमांक अवनमन, ठीक है।
इसका एक और नाम है हिंदी में, ठीक है, लिख सकते हैं आप चाहे तो, ट्रायोस्कोपिक अवनमन, ट्रायोस्कोपिक अवनमन, ट्रायोस्कोपिक अवनमन। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो यार। देखो कैफ छोड़ो W2 M2 सॉरी कैफ के टू करना ना, तो डेल्टा TF डेल्टा यूनिट, जब आप कैफ के इक्वल टू करोगे इसे यूनिट निकालने के लिए, तो इधर आ जाएगा आपके पास डेल्टा TF, ठीक है। तो डेल्टा TF केल्विन में, M2 W1 मास किलोग्राम में और पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। नोट, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप, वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के, तो इंग्लिश में लिख लीजिए, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो जो मैंने PDF दिया था आपको ग्रुप में, उसमें जो नोट्स हैं उसमें टॉपिक में अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, वही पॉइंट में यहाँ पर पॉइंट आउट करके लिखा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड in solvent, then its vapor pressure decrease। इसका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? कम होता है। नॉन वॉलेटाइल solute added in solvent, then its vapor pressure decrease। Now its vapor pressure को मैं VP लिख रहा हूं शॉर्ट में। Now its vapor pressure becomes equal to solvent vapor pressure at low temperature, at some low temperature। Hence freezing point of solvent decreased, इसलिए कमी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको और क्लियर कर दिया क्यों होती है कि जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। अब उसका वेपर प्रेशर तो कम हो गया, बट आगे क्या है, नाउ इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। और फ्रीजिंग होने के लिए यही तो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो भैया वो कम टेम्परेचर पे ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, एट सम लो टेम्परेचर इट मींस अपन कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले
लेक्चर में अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपके पास कुछ नहीं आने वाला, बस न्यूमेरिकल इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू।